किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट। कहा कि भारत की कृषि में एआई से लाभ उठाने के लिए शुरू की गई भारत विस्तार योजना। सरकार उच्च मूल्य वाली कृषि को देगी बढ़ावा ताकि किसानों की बढ़े आमदनी। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में बीज से बाजार तक बदली है पूरी व्यवस्था। बजट, उत्पादन, एमएसपी, तकनीक और बाजार, हर मोर्चे पर खेती की बदली है तस्वीर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में किसानों से की मुलाकात। कहा कि भारतीय किसानों ने बदल दी है देश की कृषि की दशा और दिशा। आज भारत की कृषि विकास दर पहुंची 4.45% तक। चावल उत्पादन में भारत बन चुका है दुनिया में नंबर 1। खेती में खाद के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने उठाए कड़े कदम। खरीफ और रबी सीजन 2025-26 के दौरान जारी किए 14,692 कारण बताओ नोटिस। 6,373 खाद लाइसेंस किए गए रद्द या निलंबित और 766 एफआईआर की गई हैं दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की कृषि में एआई से लाभ उठाने के लिए भारत विस्तार योजना शुरू की गई है और इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और उन्हें सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे उनका नुकसान कम होगा। भारत विस्तार, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम कृषि उत्पादन में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उच्च मूल्य वाली कृषि को बढ़ावा देंगे। High value agriculture to diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes and create new employment opportunities. We will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन के क्लस्टरों के एकीकृत विकास के लिए बड़े कदम उठाने की योजना बनाई है और इसका उद्देश्य मत्स्य मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। और इस पहल के तहत स्टार्टअप, महिला नेतृत्व वाले समूहों और मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों को बाजार से जोड़ने के लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे। ये पहल न केवल तटीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी बल्कि महिलाओं और छोटे उत्पादकों को आर्थिक सशक्तिकरण भी प्रदान करेगी। We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र ने न सिर्फ उत्पादन ही बढ़ाया है बल्कि बीज से बाजार तक पूरी व्यवस्था
बदली है। बजट, उत्पादन, एमएसपी, तकनीक और बाजार, हर मोर्चे पर खेती की तस्वीर बदली है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद आज भी खेती है, लेकिन बीते 11 वर्षों में खेती की तस्वीर सिर्फ बनी नहीं रही, बल्कि बदली है, मजबूत हुई है और आधुनिक बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में एक गहरा और संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की। आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं। सरकार का फोकस सिर्फ पैदावार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बीज से बाजार तक, सीड टू मार्केट, पूरी कृषि वैल्यू चेन को मजबूत करने पर रहा है। बीज की गुणवत्ता से लेकर सिंचाई, उत्पादन से लेकर भंडारण और मंडी से लेकर डिजिटल बाजार तक खेती को एक समग्र प्रणाली के रूप में देखा गया। सरकारी प्राथमिकता का सबसे बड़ा संकेत बजट से मिलता है। 2009-10 में जहां कृषि बजट करीब 12,000 करोड़ रुपए था, तो 2013-14 में ये बढ़कर 21,933 करोड़ रुपए हुआ और 2024-25 में सरकार ने कृषि के लिए 1,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया। यानी खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं, नीति और निवेश की प्राथमिकता बन चुकी है। इस बढ़े हुए निवेश का असर जमीन पर दिखता है। खाद्यान्न उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2015-16 में जहां कुल उत्पादन 251 मिलियन टन था, तो वहीं अब ये बढ़कर 357 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। ये बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की गारंटी है। किसानों के लिए सबसे बड़ा भरोसा बना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। धान की सरकारी खरीद 2004 से 14 के बीच जहां 4,590 लाख मीट्रिक टन थी, तो वहीं 2014 से 2025 में ये बढ़कर 7,608 लाख मीट्रिक टन हो गई। सिर्फ धान ही नहीं, 14 खरीफ फसलों की कुल खरीद भी 4,679 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 7,871 लाख मीट्रिक टन पहुंच चुकी है। एमएसपी नीति ने ये भरोसा दिया कि किसान की फसल को उचित मूल्य मिलेगा। भुगतान के आंकड़े इस बदलाव की कहानी को खुद कहते हैं। धान के लिए एमएसपी भुगतान 4.44 लाख करोड़ से बढ़कर 14.16 लाख करोड़ हो गया है। सभी 14 खरीफ फसलों को मिलाकर एमएसपी भुगतान 16.35 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। सरकारी अनाज खरीद बढ़ने से देश के करीब 1.84 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला है। कुल मिलाकर निवेश, नीति और तकनीक का संगम कृषि क्षेत्र में एक नई कहानी लिख रहा है, जहां किसान केंद्र में है, जहां खेत से बाजार तक का रास्ता साफ है और जहां कृषि आज प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए मोदी सरकार का पूरा फोकस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर रहा है। पिछले कई बजट में इसके लिए आवंटित की गई राशि में भी इजाफा किया गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी, तो इस बार ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के तहत रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमुख प्राथमिकता मिल सकती है। बजट 2025 में ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर और हरित बनाने पर जोर देते हुए अभूतपूर्व आवंटन किया गया। पीएम सूर्य घर योजना के लिए 20,000 करोड़, छोटे परमाणु रिएक्टरों के लिए 20,000 करोड़ और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 26,549 करोड़ का आवंटन किया गया है। हरित हाइड्रोजन मिशन और ग्रिड शुद्धिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के कुशल संचरण के लिए 600 करोड़ की राशि दी गई है। वहीं किसानों के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु पीएम कुसुम योजना के तहत 2600 करोड़ और सौर सेल और सौर मॉड्यूल पर बुनियादी सीमा शुल्क में कटौती की गई, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को अधिक किफायती बनाया जा सके।
सरकार का परमाणु ऊर्जा के विस्तार के लिए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ साथ नेट जीरो प्रतिबद्धता के तहत कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए हरित ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसानों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों की मेहनत और परिश्रम ने देश की कृषि की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। और साथ ही उन्होंने बताया कि आज भारत की कृषि विकास दर 4.45% तक पहुंच गई है और चावल उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है और किसानों की सेवा उनके लिए भगवान की सेवा समान है। हमारे भारत के किसानों ने अपनी मेहनत से और परिश्रम से भारत की कृषि की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। आज भारत की कृषि की विकास दर 4.45%। भारत के किसानों तुमने तो अन्न के भंडार भर दिए। छत्तीसगढ़ धान का ऐसा कटोरा कि चावल के उत्पादन में आज हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 हो गया। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। केंद्र सरकार ने खेती में खाद के गलत इस्तेमाल और डायवर्जन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। खरीफ और रबी सीजन 2025-26 के दौरान 14,692 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, तो वहीं 6,373 खाद लाइसेंस रद्द या निलंबित किए गए हैं और 766 FIR दर्ज की गई। सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना और खाद आपूर्ति प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना है। और इसके लिए राज्यों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर निरीक्षण, छापे और कानूनी कार्रवाई की गई। सरकार ने कहा कि असंतुलित खाद न केवल मिट्टी की सेहत को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि पर्यावरण और पशुधन की उत्पादकता पर भी बुरा असर डालती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए संतुलित खाद उपयोग और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत किसानों को पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। नवंबर 2025 तक देश भर में 25.55 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें वैज्ञानिक और संतुलित खेती को मजबूती मिली है। बारिश और आंधी को लेकर इस वक्त बड़ी चेतावनी सामने आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के लिए कई जिलों में तेज खराब मौसम की आशंका जताई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और मथुरा में रेड अलर्ट है और यहां तेज आंधी, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और भारी बारिश की संभावना है। और साथ ही हवा की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। तो वहीं दिल्ली के कई हिस्सों, पश्चिमी यूपी और पूर्वी राजस्थान के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है और यहां गरज चमक के साथ आंधी और मध्यम बारिश हो सकती है। हवाएं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। आंधी और बिजली के दौरान पेड़ों के नीचे या कच्चे और कमजोर ढांचे के पास खड़े होने से बचें। बेवजह घर से बाहर निकलने से परहेज करें और अगर सफर पर निकलना जरूरी हो तो पहले सड़क और ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी जरूर लें और साथ ही प्रशासन और स्थानीय एजेंसियों की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने का ऐलान किया था। अक्टूबर में इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया। इसका मकसद दालों के रकबे को 310 लाख हेक्टेयर, उत्पादन को 350 लाख टन और उत्पादकता को 1130 किलो प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। वैसे तो ये मिशन 2031 तक चलेगा, लेकिन सरकार ने दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 2027 की डेडलाइन तय की है। फिलहाल दलहनी फसलों की घरेलू पैदावार 2.5 लाख टन के आसपास है। इसी तरह खाद्य तेलों में भी आत्मनिर्भरता की कोशिश हो रही है।
इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन चल रहा है। इसकी बदौलत 2024-25 के दौरान तिलहन उत्पादन में 8% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त मंत्री ने 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन की भी घोषणा की थी। मिशन में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास के साथ साथ जलवायु अनुकूल, कीट प्रतिरोधी और ज्यादा उपज देने वाली किस्मों के विकास पर ध्यान देने का प्रस्ताव है। मिशन के अंतर्गत कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए जिलों की पहचान कर ली गई है। पिछले बजट में 6 वर्षीय प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा हुई थी। 16 जुलाई को इसे सरकार की मंजूरी मिल गई। योजना में निम्न प्रदर्शन करने वाले 100 कृषि जिलों को शामिल कर लिया गया है। इसका मकसद उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, सिंचाई और भंडारण में सुधार लाना और ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी फसलों की बुआई में खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस साल रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में 6.87 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है, जिसका कारण है किसानों का बढ़ता रुझान और अनुकूल मौसम की परिस्थितियां। सबसे ज्यादा दलहनी फसलों में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दलहन का कुल कवरेज क्षेत्रफल 3.65 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, जिसमें चना सबसे आगे है। अकेले चने की बुआई में 4.66 लाख हेक्टेयर की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मसूर की खेती 17.6 लाख हेक्टेयर, उड़द की 36.6 लाख हेक्टेयर और मूंग 52,000 हेक्टेयर में बोया जा चुका है। वहीं तिलहनी फसलों को देखें तो चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, सूरजमुखी और कुसुम की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों की बुआई अब तक 87.8 लाख हेक्टेयर, कुसुम की 83,000 हेक्टेयर और सूरजमुखी की खेती 45,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। इसके अलावा मूंगफली की बुआई 2.77 लाख हेक्टेयर, तिल की 9,000 हेक्टेयर और अलसी की खेती 1.99 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। गेहूं, धान और मोटे अनाज की बात करें तो चालू रबी सीजन में साल 2025-26 के लिए रबी गेहूं की बुआई 322.68 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल से करीब 19,000 हेक्टेयर ज्यादा है। धान की रबी बुआई 14.9 लाख हेक्टेयर के पार जा चुकी है। वहीं कुल मोटा अनाज 49 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में बोया गया है, जो बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर ज्यादा है। कुल मिलाकर रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल बढ़कर 614.30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा न सिर्फ इस सीजन के बेहतर प्रदर्शन की ओर इशारा करता है, बल्कि आने वाले समय में पैदावार को और भी बढ़ाएगा। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में मटर की फसल को हवा और बारिश से गिरने से बचाने के लिए सहारा देना जरूरी है, इसलिए खेतों में स्टेकिंग करें। चूंकि बारिश से फसलों की पानी की जरूरत पूरी हो रही है, इसलिए सिंचाई से बचें। नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बारिश के बाद 5 से 10 सेंटीमीटर मोटी घास की मल्च खेत में बिछाएं। हिमाचल के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं, मूली, शलगम और गाजर में सिंचाई न करें और केवल साफ मौसम में ही खेत से जुड़े कार्य करें। प्याज और लहसुन जलभराव के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए खेत में जल निकास की सही व्यवस्था रखें। कतारों के बीच भूसा या सूखी घास से मल्चिंग करें ताकि गर्मी और नमी बनी रहे। यहाँ गोभी वर्गीय फसलों, सरसों, मूली, शलगम और गाजर में भी जल निकास पर विशेष ध्यान दें। आलू में अगर मिट्टी चढ़ाने का समय हो तो बारिश के बाद भुरभुरी मिट्टी में ये कार्य करें। हिमाचल के उच्च पर्वतीय उपसमशीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की कटाई केवल साफ मौसम में करें। खड़ी और कटी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेत में पानी न रुकने दें।
यहाँ आलू के खेत में भी जल निकास सुनिश्चित करें। पालक, मूली, शलगम और धनिया जैसी सब्जियों को सूखे और हवादार स्थान पर रखें। लहसुन और प्याज में सिंचाई से बचें और बहुत जरूरत पड़ने पर ही हल्की सिंचाई करें। ठंडी रातों से फसल को नुकसान से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें और अतिरिक्त पानी तुरंत निकाल दें। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में चना, मसूर, तोरिया, सरसों, गेहूं और जौ में जरूरत होने पर ही सिंचाई करें। मटर की फसल ठंडी और सूखी रातों के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए मांग के अनुसार पानी दें। आलू में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए मैनकोजेब का छिड़काव करें। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में तोरिया, गेहूं और जौ में निराई गुड़ाई करें। यहाँ के उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बारिश को देखते हुए अधिकांश रबी फसलों में सिंचाई से बचें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति अमृत उद्यान विंटर एनुअल एडिशन 2026 का औपचारिक उद्घाटन किया और इसके साथ ही अमृत उद्यान को आम जनता के लिए 3 फरवरी से 31 मार्च तक खोल दिया गया है। अमृत उद्यान को आम जनता के लिए 3 फरवरी से 31 मार्च तक खोल दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अमृत उद्यान में लोग सप्ताह में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक यात्रा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविदास जयंती के मौके पर दिल्ली के करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में आयोजित भजन कीर्तन में भी भाग लिया। जनवरी में देश का सकल जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 6.2% से बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जनवरी 2025 में जीएसटी संग्रह 1.82 लाख करोड़ रुपए था और इसमें सालाना आधार पर 8.3% की वृद्धि देखी गई है। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के आवास के बाहर फायरिंग की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक उनके घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग की गई। घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है।
ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर देश के मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने आम बजट 2026 पर एक आकर्षक कलाकृति बनाई और इस पर उन्होंने विकसित भारत को संदेश दिया है। कलाकृति को देखकर लोग रोमांचित हो रहे हैं और इस मौके पर सुदर्शन पटनायक ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में ये बजट कारगर साबित होगा। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।